मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बेटा इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो आनुवंशिकता है, जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, क्या हैं बच्चों, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, यानी कि किस तरीके से आपके कैरेक्टर्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से होता है। तो इसे समझाने के लिए बेटा साइंटिस्ट आए थे आप लोगों के, क्या, वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने बोला कि ठीक है, मेंडल बोल रहा है कि भाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो वो ट्रांसफ़र होती है और जीन ले जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो किस मेथड में होती है। अगर सेलुलर लेवल की बात करें, उनके सेल के लेवल की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक डीएनए से आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। क्या बनती है बेटा, प्रोटीन। डीएनए जो खुद की कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, रेप्लिकेशन बोलते हो। रेप्लिका मतलब कॉपी, ठीक है। डीएनए से आरएनए क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन, आई बात समझ में। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या करता है, ट्रांसलेशन। अब ये क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए, ये डीएनए का है, सेल के न्यूक्लियस में है, ठीक है, और आरएनए का है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उन्होंने बोला कि इस पूरे, अब जो ये प्रोसेस चल रहा है, इस तरीके से जो आप लोगों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। और वो किस वे में होता है, वो होता है इस तरीके से, और इसे आप लोग बोलते हो CDMB, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स वाली बायोलॉजी है वो पूरी की पूरी आपके इसके ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है ना। तो आप लोगों को नॉर्मल इसमें पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना क्या है, डीएनए के बारे में पढ़ना है। पूरा डीएनए क्या होता है भाई, जेनेटिक डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, ये पढ़ना है। आरएनए वर्ल्ड पढ़ना है। रेप्लिकेशन, जिसमें आप लोग डीएनए की कॉपी बनाते हो, डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जेनेटिक कोड नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन, यानी कि अब प्रोटीन किससे बनता है, जीन से बनता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नया टॉपिक है ये, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर है आप लोगों का, बहुत हैवी चैप्टर में आता है, ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं। अब देखो क्या गया, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स, ठीक है ना। भाई पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ दिया इनहेरिटेंस के पैटर्न को और उनके जेनेटिक बेसिस के बारे में पढ़ा। एट द टाइम ऑफ मेंडल की बात करें, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर थे रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। भाई मेंडल ने ये तो नाम दे दिया कि भाई जो फैक्टर्स हैं बच्चों वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं हो पाया था ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। अब फिर आगे आने वाले कई सौ सालों में द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड। प्यूटेटिव होता है प्योर, इन्वेस्टिगेटेड, culminating in the realization that the DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material। अच्छा, फिर आगे आने वाले कुछ सालों में ये पता लगा, ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, वही एक एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन क्लास 11th यू हैव लर्न, भाई क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है द न्यूक्लिक एसिड्स एंड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लिक एसिड्स जो है बच्चों वो क्या है, पॉलीमर है, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके पॉलीमर है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स के। अच्छा, यहाँ दो वर्ड आती है, न्यूक्लियोटाइड और दूसरा आता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ मैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में बेटा मेजर 3 आते हैं। पहला आता है आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है। सेकंड आता है आप लोगों का फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड आता है आप लोगों का शुगर कौन सी होती है, राइबोस शुगर। अच्छा, अब नाइट्रोजन बेस और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जब इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों का फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन बेस का और शुगर का कॉम्बिनेशन तो क्या कहलाएगा आपका, भाई इसका कॉम्बिनेशन तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और जब इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द 2 मेजर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 टाइप होते हैं, ठीक है, फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, जो कि लिविंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए थ्रू इट
ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, लेकिन आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर आरएनए, मोस्टली किसकी तरह काम करता है, मैसेंजर आरएनए। इन एडिशनल रोल एज वेल एज, अच्छा इसके अलावा आरएनए का जो रोल है, इट फंक्शन एज अ अडप्टर। अडप्टर का मतलब क्या होता है भाई, वो स्ट्रक्चर के लिए और कुछ अदर कैटलिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आप लोग न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो और मैंने अभी ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। इट्स रेप्लिकेशन, उसके रेप्लिकेशन के बारे में, कॉपी बनाने के बारे में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, जिसे आप लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो भाई। आरएनए की सिंथेसिस किससे होती है, डीएनए से। जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है ना, जो अमाइनो एसिड और प्रोटीन के सीक्वेंस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, और उसका जो बेस है उसके रेगुलेशन का, उसके बारे में। द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence in human genome during last decade has set off a new era of genomics। अच्छा, आप ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया है उसने क्या एक नए युग का निर्माण किया, एक नए युग को सेट किया है जीनोमिक के केस में अंदर। इन द लास्ट सेक्शन, पिछले कुछ साल अगर सेक्शन की बात करें, द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की जो एसेंशियलिटी है एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑल्सो भी डिस्कस, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी बेटा डिस्कस किए गए। लेट अस बिगन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है ना। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा लिविंग सिस्टम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द डीएनए इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन, भाई अगले सेक्शन में डीएनए की बात करें। वी विल अंडरस्टैंड दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल। एंड व्हाट्स इज रिलेशनशिप विद द आरएनए, और उसका रिलेशनशिप जो है वो आरएनए के साथ कैसा है। द डीएनए की बात करें, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब बेटा क्या है, देखो डीएनए को आप लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हो, एक लंबा पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब ये लंबी चेन है ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। अच्छा, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा गया उसके बारे में बताता हूँ। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा गया, न्यूक्लियोटाइड मतलब ये कहाँ होता है आपके लोगों के न्यूक्लियस में है, ठीक है। राइबो यानी इसमें जो शुगर है वो कौन सी शुगर है बेटा, राइबोज। अब इस राइबोज शुगर की क्या बात खास बात है कि ये शुगर जो है बेटा 5 कार्बन वाली होती है। कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है। लेकिन इसमें क्या है, 4 कार्बन जो है वो एक सिंगल रिंग में या फिर प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में। लेकिन जो 5th कार्बन है बच्चों वो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। वो कहाँ होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। आई बात समझ में। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, देखो हेरा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5th, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गई राइबोज शुगर। अच्छा, अब राइबोज शुगर में बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक OH ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, 1 हाइड्रोजन OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर OH और यहाँ H2OH। यहाँ अगर H2OH की बात करें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर है, OH। अच्छा, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, HOH HOH। देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। इस शुगर को तो आप लोग बोलते हो राइबोज शुगर और इसको बोलते हो डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये डीऑक्सीराइबोज वाली जो शुगर है ये डीएनए में होती है और ये होती है बेटा आरएनए में। देखो कार्बन नंबर, अब डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन नंबर जो 2 है, ठीक है, कार्बन नंबर जो 2 है, ये रहा कार्बन नंबर 2 जो है। डीएनए में क्या है, कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती है। देखो यहाँ पर ये रिमूव हो रही है, दोनों पर HH है। तो इस तरीके से डीएनए के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। डीऑक्सी मतलब डीएनए से जो आप लोगों का राइबोज शुगर है वो क्या है, रिमूव आउट हो जाती है। गॉट इट, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो उसके अंदर प्रेजेंट है।
न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज ए बेस पेयर, ठीक है ना भाई। एक न्यूक्लियोटाइड का पेयर जिसे आप लोग बेस पेयर की बात करते हो, प्रेजेंट इन इट, दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, ए बैक्टीरियोफेज वायरस। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरस जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया के पास में किल करता है, यानी कि जिसके पास में बैक्टीरिसाइडल कैपेसिटी होती है, बैक्टीरिया को खत्म करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है बच्चों। उसका जो है वो साइज टू 174, यानी कि इसमें नॉर्मल 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास में 48,500 बेस पेयर्स है। ओके, इकोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। या ये जो आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स हैं आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछ जाते हैं, एग्जाम में बेटा डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, हैप्लॉइड कंटेंट। हैप्लॉइड कंटेंट मतलब अगर ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की बात कर रहा है ये, डिप्लॉइड की टोटल सेट की बात नहीं कर रहा है। ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर चेन। अच्छा, अब लंबी पॉलीमर चेन की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, लंबी पॉलीमर चेन की बात कर रहा है। देखिएगा, लेट अस recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain. A nucleotide has the 3 components. इसके 3 component होते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, इन केस ऑफ आरएनए राइबोज होती है, और डीएनए के अंदर क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज होती है। अब देखिएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आगे बताता हूँ। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, और क्या होता है एक फॉस्फेट ग्रुप? देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, pyrimidine, साइटोसिन एंड यूरासिल, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल प्रेजेंट होते हैं। साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन डीएनए और आरएनए में होता है। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, थाइमिन डीएनए में होता है, यूरासिल जो है आरएनए में है, ठीक है, द प्लेस ऑफ थाइमिन। ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक एट द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोस शुगर थ्रू नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, फ्रॉम ए न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड की, अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि नाइट्रोजन बेस जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है। सच एडिनोसिन डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस, जैसे एडिनोसिन, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन डीऑक्सी साइटिडिन, यूरिडिन डीऑक्सी थाइमिडिन। क्योंकि यूरिडिन में यूरिडिन का है, यूरासिल का है, आरएनए में है, तो डीएनए में कौन सा होगा? डीऑक्सी थाइमिडिन। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ग्रुप, ठीक है, जब कोई फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है OH के ऊपर ऑफ द 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, किसी भी न्यूक्लियोसाइड के 5 कार्बन के ऊपर सिचुएटेड है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से होता है बेटा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड के थ्रू होता है। द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है ये कि न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड शुगर जो है प्रेजेंट होती है इज फॉर्मर 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टू द 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड एंड ए डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, एक डाइन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म थे। More nucleotide can be joined in a such manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus form as a one end free of, ठीक है, phosphate moiety 5' end, और दूसरा क्या है which referred to as 5' end and the polynucleotide chain. Similarly the other hand, दूसरी तरफ क्या होता है बेटा? other hand the polymer of the sugar has free OH group 3' end, ठीक है ना, group which is referred to as 3' end and the polynucleotide chain. The backbone of polynucleotide chain formed by the due to sugar and phosphate, ठीक है ना, sugar और phosphate से बनती है। The nitrogenous bases linked to the sugar moiety projected from the backbone, वो backbone से बाहर निकले हुए रहते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अब बात कर रहे हैं भाई डीएनए की। मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेसिकली डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में 3 टाइप होते हैं। पहली आती है आपकी शुगर। शुगर कौन सा है? पेंटोज। पेंटोज मतलब कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। 5 में से 4 कार्बन तो होंगे प्लेन में या रिंग में, और 5th क्या होगा? आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। अब ये 2 टाइप की है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो ये राइबोज वाली जो कंडीशन है ये तो होगी आप लोगों की किसमें? आरएनए में होती है राइबोज वाली कंडीशन, और ये डीऑक्सी राइबोज वाली कंडीशन किसमें होती है? डीएनए। डीऑक्सी मतलब जो कार्बन नंबर 2 है उस कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन का एटम क्या होता है? लिबरेट आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ओके, क्लियर है ना? क्लियर है बेटा। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है कि जो इनके ऊपर जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से जुड़ता है? तो आप लोगों की मैं बात करूं, देखो चलो मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर एक बार फिर बना लेता हूं। ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5th, ठीक है। तो आपका जो नाइट्रोजन बेस है वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? अच्छा, इस नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में
और आप लोगों के नाइट्रोजन बॉन्ड के अलावा नाइट्रोजन बॉन्ड और कार्बन नंबर 1 के बीच के अंदर जो बॉन्ड होता है, 1 के बीच में बॉन्ड होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, इस बॉन्ड को क्या बोलते हो, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इस बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन बेस, काफी बार आता है कि नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब आपका जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, फिर दूसरा इससे ऊपर जुड़ जाएगा, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड। अब देखो क्या कह रहा है, न्यूक्लियोटाइड मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड यानी जब एक तो है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, NH+, यानी कि जब नाइट्रोजन बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे आप लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हो, और न्यूक्लियोटाइड क्या बोलते हो, यानी नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, या इन शॉर्ट अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप जाके जुड़ जाता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियोटाइड बोलते हो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि भाई दो न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक तो शुगर, ये रही 5 कार्बन की, ये बेस रहा, ये फॉस्फेट ग्रुप रहा, तो यहाँ तक एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा उसे आप लोग क्या बोलते हो, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, क्लियर है, 3 to 5 प्रेन फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड बोलते हो। ये तो हम लोगों को समझ में आया। अब ये क्या कह रहा है कि इस पॉलीमर चेन को बनाने के लिए शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो एक बैकबोन की तरह काम करते हैं, जबकि आप लोगों के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बेसिस क्या है, इस बैकबोन से, इस चेन से बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। क्लियर है, ये इसकी बात कर रहा है। और जो इसका 5 प्राइम एंड है ये वाला, यहाँ पर एक फॉस्फेट फ्री रहता है, इसलिए 5 प्राइम फॉस्फेट बोलते हैं, और थर्ड प्राइम एंड के ऊपर एक हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, आगे बात कर रहे हैं आरएनए की। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट। अच्छा, आरएनए में क्या है, अभी बताया था आरएनए के अंदर, आरएनए में जो शुगर की कंडीशन हो इस तरीके की होती है भाई, OH ग्रुप होगा सेकंड कार्बन के ऊपर। ठीक है, ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिडीन। अच्छा, आरएनए में बेटा यूरेसिल जो है प्रेजेंट होता है। अब एक और बात करता हूँ नाइट्रोजन बेस की, जो यहाँ आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस को लोग क्या है बेटा 4 भागों में बांटते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। मैं कहता हूँ 2 टाइप में, कौन कौन सी, आप लोगों के पहला है पाइरिमिडीन और दूसरा क्या है, प्यूरिन। पाइरिमिडीन और प्यूरिन क्या कहते हैं, पाइरिमिडीन जो है क्या आती है, एक 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की इस तरीके की रिंग होती है। ठीक है, क्लियर है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन प्यूरिन में क्या है, प्यूरिन में बेटा 9 कार्बन की रिंग्स होती हैं, 6 कार्बन की तो रिंग ये रही, ठीक है, प्लस एक 3 कार्बन की एडिशनल रिंग होती है। इसको तो आप लोग बोलते हैं पाइरिमिडीन रिंग, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इमिडाजोल रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, अच्छा, पाइरिमिडीन के एग्जाम्पल कौन कौन से, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, अच्छा, अब थाइमिन जो वो केवल डीएनए में होगा, और यूरासिल क्या है, केवल आरएनए में होगा। और यहाँ पर क्या है, एडिनिन प्यूरिन में, और ग्वानिन GUANINE। थाइमिन को किससे शो करते हो, कैपिटल T से, ठीक है, ग्वानिन को G से, एडिनिन को A से, साइटोसिन को C से और यूरासिल को U से। अब क्या होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड को स्टेबल रखने के लिए एडिनिन जो है वो पेयर करता है किसके साथ में, थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन के थ्रू। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है, तो कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन आरएनए की अगर आप लोग बात करो तो आरएनए में क्या है, थाइमिन को रिप्लेस करते हैं किसके थ्रू, यूरासिल के थ्रू, राइट, एग्जैक्टली। तो इट इज अ अल्टीमेट डिफरेंस बिटवीन बोथ डीएनए एंड आरएनए एट द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, आई बात समझ में। अब काफी बार एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की, और लोग फटाक से आंसर देते हैं बेटा वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन वाटसन और क्रिक ने डिस्कवरी नहीं की थी, उसने तो स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था। ठीक है, तो स्टडी किसने की थी बेटा, स्टडी जो थी वो जनरली की थी। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में होता है। इट वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड द फ्रेडरिक मिशर इन 1869। ठीक है, 1869 में की थी। कहाँ की थी, तो लिख लो, फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, पस यानी कि मवाद की कोशिकाओं से थी,
और उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ से निकाला था? बिकॉज इट वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकाला गया था, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इल्यूसिडेशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई उस टाइम टेक्निकल इतना डेवलपमेंट नहीं था कि इतने बड़े लंबे पूरे के पूरे आप लोग सीक्वेंस का पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का आप लोग पूरा एक मुआयना कर पाओ। तो उसके लिए लंबे समय तक वो एक पहेली बना रहा, इल्यूसिव वाला एक पहेली बना रहा, पजल बना रहा। इट वॉज ओनली अभी पॉसिबल कब हुआ? 1953 में, दैट द जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दो वैज्ञानिक आए थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक आए थे, ठीक है। उन्होंने बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, अच्छा उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सरे इमेज बनाया था, ठीक है, डेटा कलेक्ट किए। और एक अब मोरासिस विकिंस और रॉसलिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? उन्होंने सिंपल फेमस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है ना, ओके, मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन। अच्छा उन्होंने क्या बोला था कि अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि इसमें चारगाफ का रूल आता है, वो आगे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो अब उस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के फीचर क्या क्या थे, ठीक है, वो बाद में लेंगे। कल हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिटेल में लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको पढ़ना है, ओके, थैंक यू।